नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम फिर बात करेंगे सीरिया की, जहाँ पे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और मरने वालों की अब संख्या जो है वो 1000 से भी ज़्यादा हो गई है। सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं। अभी ये मैं थोड़ी देर पहले तक की ये रिपोर्ट है, जो कि पश्चिमी देशों के मीडिया ने रिपोर्ट दी है उनमें से। और छतों पे भी लोग हैं जो भाग गए थे ऊपर। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहाड़ों की तरफ, करीब में पहाड़ थे वहां पे चढ़ गए हैं और अपनी जान बचाने के लिए। और बहुतों ने जो रशियन मिलिट्री बेस था उसमें शरण ले ली है। वहां जाके उनको वहां पे शरण मिल गई है। 23 मिलियन लोगों का देश है सीरिया। 23 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, जिसमें लगभग 35% से ज्यादा और 35 और 40 के बीच में जो है माइनॉरिटीज हैं। माइनॉरिटीज में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अलावाइट हैं, शियाज हैं, और फिर उसके अलावा क्रिश्चियन हैं, द्रूज हैं, तुर्कमान हैं, और वो हैं कुर्दिश पॉपुलेशन है। उनकी तो बात 13, 14, 15 तक कहा जाता है, बड़ी पॉपुलेशन है। और एक जगह रहते हैं, सीरिया से मिला हुआ उनका बॉर्डर है। और तो इस तरह से बहुत से हैं, कम्युनिटीज हैं। अलावाइट से इस समय ज्यादा लड़ाइयाँ जो चल रही है, लेकिन टेंशन उनका उनसे भी है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी से है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि बहुत अच्छे रिश्ते तो कुर्दिश पीपल से भी नहीं है। उसके कई कारण हैं, वो कभी और हम बात करेंगे सेपरेट। वो एक बहुत बड़ा इशू है पूरे क्षेत्र के लिए। तो इस तरह से है। फिर उसके अलावा ये है, सीरिया जो है शुरू से वो दो भागों में बटा रहा है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, 23 मिलियन पॉपुलेशन है और इसके जो बॉर्डर हैं वो एक तरफ तो इराक से मिलते हैं, फिर जॉर्डन से मिलते हैं, लेबनान से मिलते हैं, और अब इजराइल से मिलते हैं, जिसको वो कहते हैं कि पैलेस्टाइन से मिलते हैं। और जहाँ पे गोलान हाइट्स इनकी जो है, जो इजराइल के पूरे कब्जे पे, पहले तो आधी थी, अब पूरी उन्हीं ने कर ली है। बड़ा हिस्सा भी इजराइल के पास है। और सीरिया जो है वो एक तरफ तो डिवीजन जो है इथनिक एंड रिलीजियस एंड इथनिक लाइंस पे बटे हुए हैं, यानी फिर दूसरी तरफ इनका अरब कुर्दिश भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। फिर उसके अलावा ये है कि ये नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट, एक बहुत बड़ा सेक्शन नेशनलिस्ट है, जो चाहता है कि सीरिया के अंदर बशर अल असद जाएं और उसके बाद वो उनकी जो लड़ाई थी, जो अरब अपराइजिंग में सबसे आगे थे, वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक रूल हो, जनतंत्र वहां पे आए। और वो उसके लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको सीरिया की सरकार जो थी बशर अल असद की, और ये मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप्स ने मिलके, इन लोगों ने कहा जा सकता है कि दमन किया। उसके बाद से फिर तो इस्लामिक ग्रुप्स और इनकी लड़ाई चलती रही गवर्नमेंट की, और उसमें बहुत लोग मरे, जिसमें अहमद अल शरा जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, ये इनका बहुत बड़ा रोल है उस लड़ाई में। इनके कारण मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। मरने वालों में न केवल अलावाइट या शिया जिसे कहते हैं, अलावाइट जो है ये शियों का एक सबसेक्ट है, मेन स्ट्रीम शिया रिलीजन से नहीं जुड़े हुए, बल्कि सब सेक्ट है उनका। और क्रिश्चियन और ये अलकायदा जो था, जबहतुल नुसरा उस जमाने में वहां पे थी, जो ग्रुप था जिसको ये लीडर थे अहमद अल शरा, मोहम्मद अल जूलानी के नाम था। उसके बाद फिर अब इन्होंने अपना नाम बदल के अहमद अल शरा कर लिया। तो ये लोग जो थे, और इनके ऊपर अमेरिका ने एक कई मिलियन डॉलर की बाउंटी भी रखी थी कि जो भी इनको अरेस्ट करेगा या जिंदा या मुर्दा अमेरिका को देगा, तो उसको शायद $10 मिलियन अमेरिका ने देने का वायदा किया था। ये बहुत, अमेरिका से इनके रिश्ते बहुत खराब थे, लेकिन फिर बाद में इन्हीं ने इनके रिश्ते अच्छे हो गए। और ये लोग, जो एंटी असद सेंटिमेंट था, उसने अमेरिका, इजराइल, अरब
इन सबको जोड़ दिया। और क्योंकि वहाँ पे असद के साथ-साथ ईरान था, अलवाइट थे और दूसरे माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन वगैरह सब जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से एक ही में सब आ गए, असद से लड़ाई में सब एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, अलग-अलग रीज़न से, अलग-अलग जगहों से। फिर उसके बाद जो नेशनलिस्ट इस्लामिस्ट हैं, इनका मानना ये था, अब तो ये बदल गए हैं, लेकिन क्या ये सच है कि इनके बदल जाने से और कपड़ा या चोला बदल लेने से वहाँ की राजनीति में फ़र्क आएगा? ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि जो हो रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि अल-कायदा अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस्लामिस्ट ग्रुप जो है, मिलिटेंट जो सुन्नी इस्लामिक ग्रुप्स हैं, वो माइनॉरिटीज़ से उतनी ही नफ़रत करती हैं जितनी पहले करती थीं, उनमें कोई चेंज नज़र नहीं आता। और इस समय जो अलवाइड से झड़पें हो रही हैं, उससे ये बात साबित हो गई। और इनका अल्टीमेट गोल जो है वो शरिया लॉ का है। और मैं समझता हूँ कि अहमद अल-शरा इस बात, हालाँकि लगता है कि वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि पश्चिम देश सैंक्शंस नहीं हटाएँगे, अमेरिका और यूरोप ने जो सैंक्शन लगाए हैं, और फिर ये है कि उनके इस समय अच्छे संबंध इज़राइल से भी हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और वो कोई झगड़ा भी नहीं चाहते इज़राइल से, वो खुद ही कहते हैं। अ, तो लेकिन ये कि इनकी रैंक एंड फाइल जितनी सोल्जर जो इतने ज़माने से जिनके दिलों में नफ़रत बैठी हुई थी इन माइनॉरिटीज़ के विरुद्ध, या फिर उसके अलावा सुन्नी कुर्दिश के खिलाफ, अरब और कुर्दिश जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको देखते हुए ये लोग जो है, मैं नहीं समझता कि ये अहमद अल-शरा इनको रोक पाएंगे। ये था कि लग रहा था कि शायद कुछ समय और चल जाएगा, शायद कम हो जाए नफरत, लेकिन 3 ही महीने के अंदर, लेकिन इन 3 महीने में भी बहुत सी जगह झड़पें हुई। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो ग्रुप है, इनकी सपोर्ट बेस सीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। सीरिया के अंदर लिबरल इस्लाम, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादा प्रचलित है। और वहाँ पे वो लोग असद को तो चाहते थे जाएं, लेकिन मगर ये नहीं चाहते थे कि इस्लामिस्ट उनकी जगह पे आ जाए। ये अल-कायदा या आईएसएस इस तरह के ग्रुप्स के वो खिलाफ थे। और दूसरी बात ये कि इस्लामिस्ट जो ग्रुप हैं, बेसिकली इनका एजेंडा धार्मिक है, इनके पास ये इनके पास डेवलपमेंट एजेंडे की कमी नज़र आती है ही नहीं, बल्कि हमने देखा चाहे अफ़गानिस्तान में हो या इराक में भी हो, अल-कायदा जब वहाँ पे खिलाफत बनी सीरिया और इराक के बीच में, उनके पास भी कोई डेवलपमेंट की बात नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल प्री इंडस्ट्रियल एज की तरह गवर्न कर रहे थे इराक और सीरिया को। यही कारण हुआ फिर अमेरिकन ने उनको और इराकियों ने हटाया। अमेरिकन ने, ईरान ने, सब ने मदद की उनको हटाने में। तो ये एंटी डेवलपमेंट है। सीरिया के अंदर पढ़ा लिखा सेक्शन मैंने पहले भी बताया बहुत बड़ा है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और अच्छे लिखने पढ़ने वाले हैं, प्रोफेसर्स हैं, पुरानी एजुकेशन है वहाँ पे, और उनका काफ़ी फ्रांस के साथ कनेक्टिविटी भी रही है। और ये लोग सब डेमोक्रेसी चाहते हैं। फिर उसके बाद ये भी चाहते हैं कि ये इज़राइल के विरुद्ध हैं, ये लोग नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, एंटी वेस्ट हैं ये। इनका रुझान जो है वो डेवलपिंग नेशन की तरफ, यानी इंडिया, चाइना, रशिया, इनसे अच्छे संबंध बनाने का, डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो और इनके साथ अच्छे संबंध हो। ये लोग टर्की के साथ कभी नहीं चाहेंगे कि टर्की का कोई बड़ा रोल जो है वो सीरिया के अंदर हो, इसी की इनकी अपनी डिज़ायर है। और सीरिया जो है, इस्लामिक हुकूमतें जब थीं, शुरू में जो बनी थी पहली इस्लामिक एम्पायर जो कायम हुई थी, उसका हेडक्वार्टर सीरिया था, दमिश्क था वहाँ पे। तो दमिश्क का 2 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ रही हैं, जहाँ से सीरियंस जहाँ से अरबों ने रूल किया है, पूरे अरब, नॉर्थ अफ्रीका, फिर उसके अलावा ईस्टर्न यूरोप एंड ये लोग यूरोप, वेस्टर्न यूरोप तक पहुंच गए थे, स्पेन वगैरह सारा इनके पास एक बहुत बड़ा एरिया था। तो यही 2 जगहें थी, सीरिया और बगदाद, ये दोनों जगहें इस वक्त कोलैप्स हो चुकी हैं, मुसलमानों के हाथ से निकल गई हैं। इसका एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन है मुसलमानों के अंदर। लेकिन ये कि इस्लामिक ताकतें जो हैं, इनकी सोच अलग है। फिर उसके बाद ये भी है कि ये जो
इस्लामिस्ट हैं, इनकी इज़राइल से भी कभी नहीं बनी और ना बनेगी। ये जो नेशनलिस्ट हैं, इनकी इस्लामिस्ट से नहीं, इनकी इज़राइल से नहीं बनती। ये फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं, ये फ़िलिस्तीन चाहते हैं कि गठन। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो पहले पैलेस्टाइन जो था वो इसी का पार्ट होता था, सीरिया का पार्ट होता था बहुत पहले। फिर ये अलग भी रहा, एक विलायत बन गया अंग्रेज ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानी हुकूमत के दौरान में, और एक लूज कनेक्शन हमेशा से इनका सीरिया, लेबनान का सीरिया से ये रहा। इनका खाना पीना, रहना सहना, इनका लहजा, लबो लहजा, ये सब जो है एक ही है। सीरिया और इनका बहुत मिलता जुलता है, एक ही तरह की क्लाइमेट है, सब एक ही तरह के लोग हैं, इसी तरह धर्म भी है इनके यहाँ सारे। क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम भी है, जुडाइज्म भी है, और ये तीनों रिलीजन हम बहुत पहले से रहे हैं। फिर उसके बाद तो ये जो है नेशनलिस्ट वर्सेस इस्लामिस्ट टसल सीरिया के अंदर मौजूद है, लेकिन नेशनलिस्ट फिलहाल बहुत कमजोर है, इनके पास कोई लीडर नहीं। इनको बिल्कुल साइड लाइन हो गए ये इस्लामिस्ट फोर्सेस का जब राइज हुआ। अब ये देखना है कि आने वाले समय में किस तरीके से ये करते हैं। अब इसलिए कि इस वक्त सीरिया के अंदर बहुत से एक्टर्स, बहुत सी कंट्रीज का इंटरेस्ट जुड़ गया है। कुछ वो कंट्रीज हैं जो नहीं चाहते कि दोबारा सीरिया जो है एक इमर्ज करे, एक शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज कर जाए, जिसकी सेना भी हो। इजराइल भी नहीं चाहता, अमेरिका तो वही चाहता है जो इजराइल चाहता है। उनका मोस्ट ट्रस्टेड एलाई है, अमेरिकन काफी निर्भर रहते हैं इजराइल के ऊपर, मिडल ईस्ट को लेके। तो वो इजराइल आसानी से होने भी नहीं देगा कि वहां से दोबारा सेना बने, दोबारा से डेवलपमेंट हो, और बल्कि विभाजन रहता है जो है वो बना रहेगा बहुत समय तक। टर्की भी नहीं चाहेगा कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो, टर्की चाहेगा कि उसका दबदबा, उसका कंट्रोल जो है सीरिया के ऊपर बना रहे, और वो वहां पे जो कुर्दिश पॉपुलेशन है, जैसे कि टर्की के अंदर, तुर्की में बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा कुर्द जो है वो टर्की में है, फिर उसके बाद इराक और सीरिया और थोड़े से ईरान में भी है, पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये बटे हुए हैं इन देशों के अंदर। तो टर्की नहीं चाहता अभी, क्योंकि टर्की का मानना यह है कि सीरिया के अंदर जो कुछ कुर्दिश मूवमेंट है वो वो प्रो डेमोक्रेसी है। वो चाहते हैं कि कुर्दों को आज़ादी मिले, टर्की से भी, इराक से भी, ईरान से भी तमाम, ताकि वो अपना बड़ा देश बना सकें दोबारा से। तो वो स्ट्रगल के लिए उनको लगता है कि वहीं से डील करते हैं। और वो इनके जो मूवमेंट है ख़ास तौर से उसको आतंकवादी ये कहते हैं, क्योंकि वो लोग मिलिटेंसी का यूज़ करते हैं अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए। तो टर्की भी का भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि दबदबा रहेगा। इस्लाम के नाम पे वो अपना डोमिनेशन चाहेंगे कि वहाँ पे बना रहे। फिर उसके अलावा ये भी है कि अरब चाहते हैं कि वो अरब का वहाँ पे इन्फ्लुएंस बने दोबारा से। सऊदी अरेबिया, उसमें दो बड़े एक्टर हैं इस समय, सऊदी अरेबिया और कतर। थोड़ी सी टसल इन दोनों के अंदर भी नजर आती है। कतर ने शुरू से जो था वो बहुत एंटी असद रिजीम के थे, और उन्होंने काफी सपोर्ट वगैरह भी किया था इन लोगों को। तो कतर का ये है कि कतर चाहता है कि वहां से पाइपलाइन जो है टर्की होते हुए जाए यूरोप के अंदर। फिर उसके अलावा इसराइल के और भी बहुत से इंटरेस्ट हैं जिनके बारे में हम सऊदी अरेबिया भी चाहेगा। सऊदी अरेबिया मुसलमान देशों का सभी का बड़ा लीडर है और बड़ा मुल्क है, और फिर उसके अलावा ये कि इकोनॉमिकली भी सबसे ज़्यादा संपन्न है। तो उनका इंटरेस्ट अलग है। वो भी चाहेंगे कि सीरिया जो है वो अब सऊदी इन्फ्लुएंस में रहे, और सीरियन पॉपुलेशन जो है अधिकतर वो नहीं चाहती कि सऊदी या गल्फ वालों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हो। गल्फ के अरब जो है ये अपने को खुद बहुत सुपीरियर समझते हैं, वो समझते हैं कि क्योंकि पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न है, तो इस वजह से इनके डिफरेंसेस उनके साथ भी बने हुए। दूसरी तरफ ये है कि इजराइल का अपना एक पूरा प्लान है मिडिल ईस्ट के लिए, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें कनेक्टिविटी है,
रेल रोड कनेक्टिविटी, यानी इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, हाइफा यानी इज़राइल के साथ होता हुआ अंडरग्राउंड, फिर वहाँ से साइप्रस और यूरोप रेलवे लाइन और रोड एंड कनेक्टिविटी बनाने का प्लान है। फिर उसके अलावा ये रहता है कि ऑयल एंड गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी, वो चाहते हैं कि इज़राइल जो है वो हब बन जाए ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का, यूरोप जाने वाली, जैसे अभी टर्की है मेन, सारी पाइपलाइंस वहीं से जाती हैं। खुद अज़रबैजान से जो तेल की सप्लाई होती है इज़राइल को, वो भी टर्की ही से होती भी जाती है। तो इस तरीके से उनका ये है कि वो चाहते हैं कि सीरिया को बाईपास करके वहाँ पे इज़राइल के साथ रहे। हालाँकि उसके मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्लान, इतना एम्बिशियस प्लान टर्की का है, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें कम से कम $1-2 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी। कहाँ से ये पैसा आएगा? ये सब पेपर पे तो है, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम होगा। हाँ, अमेरिकन और यूरोपीय ये पूरे प्लान जो इज़राइल ने बनाया था कनेक्टिविटी और इन सब का, जिसमें सीरिया सेंट्रल है, उसमें इज़राइल का पैसा नहीं लगना है। उसमें सारा पैसा अरबों का लगना है, या अमेरिका देगा या कोई और देश देगा। तो इस तरह के प्लान मुश्किल होते हैं इम्प्लीमेंट होना। ये तो खैर समय बताएगा किस तरीके से होगा। तो बहुत इंटरेस्ट है, फ्रांस का भी इंटरेस्ट है टर्की सीरिया के अंदर। वो भी चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहे अरब देश में। इस तरफ लेबनान और सीरिया 2 ही जगहें हैं जहाँ पे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया था, और वो चाहते हैं कि वो उनको दोबारा से इन्फ्लुएंस मिले। असद असद इज़राइल के भी खिलाफ थे और पश्चिमी देशों के भी खिलाफ थे, और नेशनलिस्ट भी जो है सीरिया में जो नेशनलिस्ट, वो भी इनके खिलाफ। अब देखना यह है कि किस तरीके से आने वाले समय में ये डील करते हैं। फिलहाल ऐसा लगता है कि अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाया, जो इस समय हो रहा है लताकिया और तुर्तुस में अलवाइड के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो अ, ये अहमद अल शरा जो प्रेसिडेंट हैं इंटरिम गवर्नमेंट के इस समय वहाँ पे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो उनके ग्रुप्स हैं, जो बहुत से छोटे बड़े ग्रुप्स हैं जो इनके साथ जुड़ के जिन्होंने असद के रिजीम को हटाया है, उनको कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि यही ग्रुप जो है, जो सीरिया की आर्मी बनी है इस समय, उसमें यही ग्रुप के लोग हैं, और इन ग्रुप्स में माइनॉरिटी के लिए कोई दया नज़र नहीं आती। और इनको रोकना, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर दूसरे क्षेत्रों में भी जंग फैल जाएगी, चाहे वो जहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, या जहाँ पे दुरूज़ हैं, या जहाँ पे दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं, अलवाइट के अलावा जो लोग हैं, या शिया अलवाइट के अलावा जो शिया, मेन स्ट्रीम शिया की पॉपुलेशन वहाँ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, अलवाइट बड़ी संख्या में। देखना ये है कि ये कब तक चलता है, क्या इसमें आने वाले समय में किस तरीके से रोकने में कामयाब होते हैं, या ये फैलता है, ये हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।